हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 20 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है वो हमारा कल मिस हो गया था। तो जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। और जो आज का न्यूज़पेपर है 21 का वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली न्यूज़ है, महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे सिंगल फेज में ही वोटिंग हुई है। टोटल नंबर ऑफ जो असेंबली सीट्स है महाराष्ट्र में वो 288 है। ठीक है, तो वहाँ पे वोटिंग हुई है और जो वोटिंग की काउंटिंग है वो 23 नवंबर को होगी। तो महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है तो इसका यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या लिंकेज है। सबसे पहले महाराष्ट्र को हम मैप पे देख लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र है जैसे, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंट रामसर साइट कौन कौन सी है इसमें, जैसे लोनार लेक है। लोनार लेक जो है वो एक क्रेटर से बनी है, ठीक है। तो वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद है नंदूर, नंदूर माधमास्वर, जो भी है ये रामसर साइट, ये भी महाराष्ट्र में है। और थाने क्रिक जिसमें फ्लेमिंगो सेंचुरी, तो ये भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये किसके अंडर में आती है, मैराइन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। काफी फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। उल्लास रिवर, उल्हास रिवर इसका लार्जेस्ट सोर्स है। तो ये तीनों रामसर साइट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है, ठीक है। बोर डैम, बोर डैम, बोर टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो बोर, मेलघाट टाइगर रिजर्व और गुगामाल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, ये भी हाँ। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, कोगामल नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है, अमरावती रीजन में, ठीक है। तापी रिवर और ग्वालियर हिल, तापी रिवर ग्वालियर हिल जो कि सतपुरा रेंज का पार्ट है, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो जो टाइगर रिजर्व है, द टाइगर रिजर्व कैचमेंट एरिया ऑफ 5 मेजर रिवर, 5 जो मेजर रिवर है उनका कैचमेंट एरिया है ये। खांडू, खापरा, सिपना, गडगा एंड डोलर। उसके बाद है नवेगांव नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पेंच, पेंच नेशनल पार्क भी कहाँ है, टाइगर रिजर्व, वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। और चंदौली नेशनल पार्क, सह्याद्री, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है। तो जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ना उसमें चंदौली नेशनल पार्क भी और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। कन्हेरी केव, ठीक है, यहीं पे है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन है ये। और तडोबा अंधारी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों यहीं पे है। अब इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं जो महाराष्ट्र से निकलती हैं। गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है त्रिम्बेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। और इसकी ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, मंजीरा। कृष्णा जो रिवर है, गोदावरी तो त्रिम्बकेश्वर से, कृष्णा महाबलेश्वर, सतारा महाराष्ट्र से। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है
तुंगभद्रा, भीमा और मुंशी मूसी, ठीक है, कोयना और पंचगंगा। तापी रिवर बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और इसके ट्रिब्यूटरी हैं पूर्णा, गिरना, पंजारा। वर्धा रिवर सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से निकलते हैं, ये भी पेनगंगा और वेनगंगा इसके ट्रिब्यूटरी हैं। वेनगंगा रिवर वही है, सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से, वेनगंगा वर्धा और पेनगंगा इसके ट्रिब्यूटरी हैं। पूर्णा रिवर बैतूल मध्य प्रदेश से। तो ये सारी रिवर्स हैं। तो ये था महाराष्ट्र के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। जो मणिपुर है वहाँ पे काफी वॉयलेंस हो रही है, तो एक मीटिंग बुलाई थी बीरेन सिंह ने, सीएम है जो, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन ये जो है मीटिंग में कोई एमएलए वगैरह वो नहीं आए तो उन्होंने स्किप कर दिया। तो इस न्यूज से क्या रिलेवेंस है, थोड़ा सा हम मैप पे देख लेते हैं मणिपुर को। मणिपुर ये है, मणिपुर को कितने स्टेट टच कर रहे हैं इंडिया के, नागालैंड, असम और मिजोरम, ठीक है, मणिपुर। और यहाँ से म्यांमार की बाउंड्री इसके साथ लग रही है। मणिपुर में सबसे पहले तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क है, वर्ल्ड का, ध्यान रखना। और इसी के अंदर एक लोकटक लेक है जो कि एक रामसर साइट भी है, ठीक है। इस पार्क के अंदर ही, इस लेक में जो ग्रास है वो फ्लोट करती रहती है, उसको बोला जाता है फूमडीज, ठीक है। और इसी पार्क में नेचुरल एक डियर है जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर, संघाई डियर, जिसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद है इसमें और क्या क्या है, जीरी माकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्राक रिवर, ठीक है, ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्राक रिवर, और असम मणिपुर बॉर्डर पे है जीरी माकरू। काइलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं है। ब्रेल रेंज तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब साथ साथ में देखना। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड की नॉलेज कर ली है कवर, उससे आगे न्यूज इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या ही है। एयर क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है दिल्ली में। तो जो गोपाल राय हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आर्टिफिशियल रेन करवा दी जाए दिल्ली में। लेकिन देखते हैं क्या आएगा। अब थोड़ा सा एयर पोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या रीजन है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर की क्वालिटी हम मतलब कि मेजर कर सकते हैं उसके थ्रू, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो कॉमन पर्सन भी इसके थ्रू कर सकता है। पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लीड यानी कि CO2 इसमें नहीं होता, याद रखना। CO2 मेजर नहीं किया जाता, ठीक है। इसके भी 6 इंडेक्स होते हैं, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, ठीक है। तो जो दिल्ली में अभी AQI है वो 500 से भी ऊपर चल रहा है, तो सीवियर से भी हैजरडस कंडीशन है काफी ज्यादा। नेक्स्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब एयर क्वालिटी को ही इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2019 में, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसका एम क्या है, 20 से 30% तक, 20 से 30% तक क्या करना, रिड्यूस करना पर्टिकुलेट मैटर को, की कंसंट्रेशन को, कब तक, 24 तक, 24 तो आ ही गया। और बेस ईयर इसमें कितना है, 2017, ठीक है। तो अब सेंटर ने ये टारगेट चेंज कर दिया है, अब जो रिडक्शन है वो 40% कर दिया पर्टिकुलेट मैटर का, और जो टाइमलाइन है वो 2026 तक कर दी है, ठीक है। उसके बाद है CAQM, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट।
ये 2021 में CAQM एक्ट के अकॉर्डिंग बना था। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन रिसर्च, ये सब मतलब कि रिजोल्यूशन जो भी एयर क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है दिल्ली और NCR में, उनको सोल्व करने के लिए। फिर आया एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, ये लॉन्ग टर्म प्लान है एयर पोल्यूशन दिल्ली और NCR एरिया में कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये क्या एक मेथडोलॉजिकल स्ट्रेटजी है प्रिवेंट कराने के लिए। दिल्ली एयर जो NCR की एयर है उसकी क्वालिटी जो डेटोरेट हो रही है, तो उसको इम्प्रूव कराने के लिए ये डेवलप हुआ था 2017 में। दिल्ली गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी अब नहीं है ये, इसकी जगह पे CAQM बन चुका है। तो इन दोनों ने मिलके ये किया था। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है जब लगता है कि एक थ्रेशोल्ड को पार कर दिया है। ठीक है, तो प्लान है वो एडेप्टेबल है, इंक्रीमेंटल है, और जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो GRAP अभी 4 लगा हुआ है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो दिल्ली के साथ साथ ये अलग अलग जगह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो भी NCR का एरिया वहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। 7 मेन कोजेज क्या है एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले व्हीकल एमिशन, व्हीकल से जो एमिशन होता है, इंडस्ट्रियल से जो फैक्ट्री से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल से जो निकलते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो निकलते हैं, डिफोरेस्टेशन, वेस्ट डिस्पोजल को हम बर्न कर देते हैं, नेचुरल इवेंट्स जो हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हैं। तो ये हमने देखा एयर पोल्यूशन और उसके रीजन। आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई होगी तो आगे एडिटोरियल देखते हैं। ये तो हम पढ़ेंगे नहीं कि यूक्रेन वालों ने कैसे 1000 दिन, 3 साल हो गए हैं जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो कैसे इन्होंने ये टाइम निकाला। तो ये यूक्रेन के ही एम्बेसडर हैं इंडिया में, तो ये तो अपने कंट्री के बारे में ही लिखेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे नहीं, काम का नहीं है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ लेते हैं प्रिजन टैग वाला। ठीक है, प्रिजन टैग। अब ना क्या था कि जो प्रिजनर होते हैं, ठीक है, जिनकी ट्रायल बेस पे जो प्रिजनर होते हैं, तो उनके ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात चल रही थी। सो दैट सो दैट जो प्रिजन है वहां पे, मतलब कि ओवर क्राउडिंग है जो, उसको क्या किया जा सके, ओवर क्राउडिंग को काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो क्या सजेशन दिया गया था, सजेशन दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रिजनर की। ठीक है, और जिसको मान लो प्रोल या फरलो दी जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट इश्यू कई उठ के आ रहे हैं, तो इसका एक पायलट प्रोग्राम चलाने की सोच रहे हैं, मतलब कि ट्रायल बेस पे कुछ टाइम के लिए या कुछ जेल्स में, प्रिजन्स में। ठीक है, द आइडिया ऑफ हैविंग ए पायलट प्रोग्राम टू मेक अंडर ट्रायल who pose low or moderate risk wear devices that will track and restrict their movement। वो जो डिवाइस लगाएंगे वो उनकी मूवमेंट को हर जगह ट्रैक करेगा कि ये इंसान यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये आइडिया कोई फर्स्ट आइडिया नहीं है। जो इंडिया का नया प्रिजन एक्ट आया है, मॉडल प्रिजन कोड या करेक्शन सर्विस एक्ट, वो प्रोविजन भी कंटेन करता है कि प्रिजनर में बी ग्रांटेड प्रिजन लीव ऑन द कंडीशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ वियर इलेक्ट्रॉन ट्रैकिंग डिवाइस। प्रिजन से भी उसको छोड़ा जा सकता है अगर वो, उसकी एक्टिविटी जो है ट्रैक की जाए, तो प्रिजन से उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इट स्पीक्स ऑफ कैंसिलिंग द लीव इन एनी केस ऑफ वायलेशन। तो अगर वॉयलेट करता है वो उसका, तो ये जो लीव उसको मिलेंगी वो कैंसिल भी की जा सकती हैं। उससे आगे है, उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बना था
जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने की ट्राई कर रहा है अंडर ट्रायल्स को, जिसने ये किया, नॉन हीनियस जिसने ऑफेंस किए हैं, सो दैट जो जेल है उनमें भीड़ ना हो। ठीक है। और ऐसे मेजर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कंसेप्ट टू ग्रांट ऑफ बेल, तो बेल तो आसानी से ग्रांट की जा सकती है। ठीक है। बट इसमें क्या हो सकता है, जो प्रिजनर के राइट्स हैं वो भी वोलेट हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है अभी। ठीक है। अगर हम मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, ठीक है, तो जो भी प्रिजनर लीव पे होगा या फिर प्रोल या फरलो पे होगा, तो कुछ कंडीशन अराइज हो सकती हैं। जैसे जो कोर्ट है, अर्लियर दिस ईयर डिसअप्रूवल imposing bail condition that would infringing their right to privacy। ऐसी, मान लो किसी को बेल दे दी और उसके राइट टू प्राइवेसी को हम इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो कोर्ट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है। तो तो अब अगर बेल मिलेगी तो गूगल मैप पे उसको अपनी लोकेशन पिन करनी होगी और शेयर करनी होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें मतलब एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भी फिर ये पूरा इशू गया था। उसने भी अप्रूव कर दिया था कि अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस लगाएं कंसेंट से एक्यूज्ड की, तो ये पॉसिबल हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ये कम कर सकता है। ठीक है। तो डीकंजेशन कर सकता है प्रिजन्स को। तो इंडिया में जो जेल्स हैं वो काफी ज्यादा, मतलब कि 136%, मान लो जहाँ 100 लोग रहने चाहिए वहाँ 136 लोग रह रहे हैं, यानी कि 36 ज्यादा। ठीक है। देखो अभी भी ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रिजनर हैं जेल में 5,73,220 थे December 31। ये है 131.4% टोटल कैपेसिटी के। पहले वाले आर्टिकल में 136 था। तो इसलिए कोई भी मूव जो रिड्यूस करेगा ऑक्यूपेंसी को, ठीक है, जैसे ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, वो एक वेलकम मेजर है। काफी सेवरल ज्यूरिडिक्शन वर्ल्ड में डिप्लॉय डिवाइस के हम देखते हैं, काफी कंट्रीज में है। ठीक है। तो ये लॉजिकल होगा यूज करना देम to ensure that prisoner released recently do not approach their victim again or enter location associated with their crime if the tracker were to compact in term of size and visibility। अब मान लो कोई बहुत बड़ा डिवाइस दे दिया तो उनको फिर आने जाने में कॉम्पैक्टेबल भी नहीं होगा। तो इसके लिए ये सारी कंडीशन देखना चाहिए। ठीक है। और वो उनके लिए कंफर्टेबल भी हो। ठीक है। तो ये आर्टिकल आया है, काफी इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए प्रिजन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट में, सेंटर में, या फिर कनकरंट में। टेल मी दिस। नेक्स्ट है, ऐसी एक कम्युनिटी जिसके बारे में बात नहीं की जाती, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो दिखाए नहीं जाते, उस पे आर्टिकल आया है। हीरा मंडी। हीरा मंडी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है जो कि संजय लीला भंसाली ने बनाई है। ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया था उसमें जो फीमेल्स थी वो कोर्ट्स में जो काम करती थी किंग्स के, तो उनकी लाइफ के ऊपर है। तो उस टाइम पे जो सेक्स वर्कर होते थे उनकी जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं वो उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि लाहौर का हिस्टोरिक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है, मतलब कि ये सोसाइटल जो प्रेशर है, पर्सनल एम्बिशन है लोगों के, और डिग्निटी एंड फ्रीडम, तो इन सारी चीजों के बीच में ये एक बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। ठीक है। तो काफी हार्श रियलिटी है जो उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे, मतलब फीमेल्स हैं वो एज ए प्रोफेशन चूज करती थी इस चीज को। तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी उन्होंने मतलब काफी फेस किए जो कि दिखाए गए हैं।
और वो आज भी पेनफुली काफी रिलीवेंट है। ठीक है, तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जो सेक्स वर्कर्स हैं आज भी मेंटल हेल्थ चैलेंज फेस करती हैं, सोशल स्टिग्मा फेस करती हैं, वायलेंस फेस करती हैं, इकोनॉमिक प्रेशर आज भी उनके ऊपर है, आज भी वो लोग आइसोलेट हैं। ठीक है, तो अब राइटर क्या बोल रही हैं कि मच पब्लिक डिस्कोर्स ऑन सेक्स वर्क आइदर रोमांटिसाइज और क्रिमिनलाइज द प्रोफेशन, इट ऑफन नेग्लेक्ट्स द रियल मेंटल हेल्थ स्ट्रगल। तो ये हमेशा से उनका जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है उनको क्या करता है, इग्नोर। ठीक है, नेग्लेक्ट। यूनिक सर्कमस्टांसेस उनके क्या है ऑफ देयर वर्क मेक सेक्स वर्कर वल्नरेबल टू कॉम्प्लेक्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम करना पड़ता है। तो जो एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो आज भी लिमिटेड है। तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज क्या है, रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन से वो जाती हैं, पास थ्रू होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर। तो ये सारे उनको मेंटल प्रॉब्लम होती है। जो ये स्टेम है वेरियस फैक्टर्स हैं जैसे वोलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, सोशल स्टिग्मा, यहाँ से आते हैं ये। स्टिग्मा मच सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है मेंटल हेल्थ में। ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं मिलता काफी ज्यादा, मतलब जो सेक्स वर्कर हैं। ठीक है, एसेंशियल हेल्थ सर्विस भी उनको नहीं मिलती, तो इस वजह से उनको वल्नरेबल सिचुएशन में डाल दिया गया है, तो उनके साथ एक स्टिग्मा भी अटैच कर दिया गया है। तो वोलेंस एक कांस्टेंट है उनकी लाइफ में, फिजिकल वोलेंस, इमोशनल वोलेंस, सेक्सुअल वोलेंस, क्लाइंट्स कर देते हैं, पिम्प्स, लॉ एनफोर्समेंट, ये सब चीजें। तो जो ये रिजल्ट है ट्रॉमा और उससे पीटीएसडी होते हैं, तो अफेक्ट करते हैं उनकी एवरीडे लाइफ को। तो जो कॉन्टिन्यूअस ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड बाय वोलेंस डिसऑर्डर, तो इस वजह से वो मतलब कि उनके ऊपर, और एक फैक्टर है इकोनॉमिक प्रेशर। ठीक है, जो उनका मेंटल हेल्थ इशू है उसको और ज्यादा एग्जैगरेट कर देता है। प्रोफेशनल आउट ऑफ फाइनेंशियल डिस्परेशन, सोल मीन ऑफ सपोर्टिंग देमसेल्फ, फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो जो सेक्स वर्कर का जो नेचर है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती उनके पास, तो जिस वजह से उनका क्रोनिक स्ट्रेस आ जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब लॉन्ग टाइम का स्ट्रेस और एंजाइटी। तो द इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम हाइटन्स देयर इनसिक्योरिटी फर्दर डैमेजिंग देयर मेंटल हेल्थ। सब्सटेंस यूज क्या है, कॉमन कोपिंग मैकेनिज्म है सेक्स वर्कर में, जो ड्रग्स लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो सब्सटेंस यूज कंपाउंड है, उसकी वजह से भी उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ट्रैपिंग उनको कर लेता है ये एक हार्मफुल साइकिल में, वो एडिक्ट हो जाती हैं उस सब्सटेंस की, जिससे उनका मेंटल वेलबींग और ज्यादा खराब होता है क्योंकि उनको आदत लग जाती है। उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन जो सेक्स वर्कर के द्वारा फेस किया जाता है, सोशल सपोर्ट सिस्टम उनका खत्म हो जाता है। ठीक है, होपलेसनेस उनकी होती है फीलिंग, और मेंटल हेल्थ इश्यू इससे और ज्यादा डीप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हिस्टोरिकली बार बार हो भी रहा है, ये आज भी हो रहा है। अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरवेंशन। अब क्या बोल रहे हैं राइटर, जो इंटरसेक्शन है सेक्स वर्क का और मेंटल हेल्थ का, वो एक काफी बड़ा चैलेंज है जिसको कॉम्प्रिहेंसिवली कंपनसेट करना, इंटरवेंशन अगर हम पॉजिटिवली करेंगे उनकी लाइफ में तो ही कर सकते हैं। यानी कि एफर्ट तो काफी किए गए हैं, जैसे एचआईवी प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, स्पेशल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना सेक्स वर्कर को, लेकिन आज भी इनकी काफी कमी है। इंडिया ने जो इनिशिएटिव है एचआईवी प्रिवेंशन के लिए फॉर एग्जांपल, स्टिल ए गैप इन मेंटल हेल्थ सर्विस। तो इन
Sonagachi, Kolkata, however, a mental database project with the goal of providing more targeted intervention and support। तो जो इनिशिएटिव एम्फेसाइज करते हैं डाटा ड्राइवन सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो जिसकी मतलब मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट की उस कम्युनिटी को जरूरत है, तो प्रोग्रेस है वो की जा सकती है अगर हम जो रियलिटी है सेक्स वर्कर्स की उनको अच्छे से एक्नॉलेज करें और इंटरवेंशन करें, उनके मेंटल हेल्थ की जो नीड है, सेंसिटिविटी है, अर्जेंसी है, उसको क्या करें, एड्रेस करें। कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है जो वो जरूरी है टेस्ट करने के लिए फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस इंटरवेंशन के लिए। और सेक्स वर्कर जो इंडिया में है उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो सस्टेनेबल एडवोकेसी है वो भी काफी जरूरी है एस्टेब्लिश करना सपोर्टिव पॉलिसी जो ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज सर्विसेज, जैसे उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए वोलेंस से, सोशल स्टिग्मा को रिड्यूस किया जाए, लीगल सपोर्ट। मेंटल जो क्राइसिस है सेक्स वर्कर में डिमांड करता है कोलैबोरेटिव और कंपैशनेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन। लीगल जो प्रोटेक्शन है, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस एंड क्रिएशन ऑफ सेफ स्पेस वेयर सेक्स वर्कर कैन एक्सेस सोशल सपोर्ट। उनको भी सोशल सपोर्ट मिलना चाहिए सो दैट उनकी वेलबींग है वो इम्प्रूव हो सके। एम्फेसाइज किया जाना चाहिए रिपोर्ट पे सेक्स वर्कर एंड मेंटल हेल्थ, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर पीपल हु सेल सेक्स इन जर्मनी, इटली, स्वीडन, यूके। Peer support network are fundamental to mental health by focusing on lived reality of sex worker and advocating supportive policy। सोसाइटी जो है वो और ज्यादा जस्ट हो सकती है, ह्यूमन अप्रोच को फॉलो कर सकती है, एड्रेस कर सकती है मेंटल हेल्थ सेक्शन जो इस मार्जिनलाइज सेक्शन के द्वारा क्या किए जाते हैं फेस। तो काफी अच्छा आर्टिकल था जो हमने देखा, तो इसको आप यूज कर सकते हो सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में। ठीक है, आगे चलते हैं। काउंट जो है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जो है वो क्या है, एक थ्रेट है किसके लिए, कोलैबोरेशन अगर होगी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री की तो उनके बीच में ये एक क्या है, थ्रेट है। क्योंकि जो ये है क्या नाम है, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो CBAM नाम का टैक्स लगा रही हैं, ठीक है, इंडिया पे और जितनी भी एशियन कंट्री है। तो जिसकी वजह से जो इंडिया का जो भी मतलब एक्सपोर्ट होता है ब्रिटेन में वो काफी ज्यादा मतलब कि कॉस्टली हो जाता है, तो लोग वहाँ खरीदेंगे नहीं तो इंडिया का ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो ये फोर्स में आएगा, कभी भी आया नहीं है लेकिन अभी से कंसर्न हो गए हैं। ये 1 जनवरी 2026 से आएगा। इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को ये सिग्निफिकेंटली पोज कर सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है को हम अपने एक्सपोर्ट का 20% करते हैं यानी 1/5, और इसमें से 25% इससे अफेक्ट होगा। ठीक है, और ये आयरन और स्टील है 76.83 लास्ट 5 ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया, फिर एल्यूमिनियम, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। ठीक है, COP की जो पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई, इंडिया ने CBAM को क्या बोला, डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, तो इसमें बोला कि डेवलपिंग कंट्री को एस्टेब्लिश करनी चाहिए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, कि क्या कंसीडर किया जाता है अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBAM क्या है, अट्रैक्टिंग कंसिडरेबल अटेंशन। COP29 कहाँ हुई थी, अजरबैजान बाकू में। ठीक है, अजरबैजान और अर्मीनिया का बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो अजरबैजान में हुई थी, कैस्पियन सी को टच करता है अजरबैजान। हाउएवर अनप्रिपेयर्ड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए COP29 में। ठीक है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर सकते हैं, जो इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की कोशिश करता है। सारी जो डेवलपिंग कंट्री हैं
वो सेम इकोनॉमिक एस्पिरेशन नहीं शेयर करती जितनी इंडिया, और ना ही वो इतना सेम इफेक्ट इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का जितना इंडिया पे। इसलिए परसेप्शन जो है सीबीएम का इंडिया के लिए कॉम्प्लेक्स है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर भी। इशू जो है मल्टीलेटरल और बाइलेटरल ट्रेड और कल्चरल टाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के, ठीक है, वो मतलब कि जो टोन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट है उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। जो करंट प्रोडक्शन बेस्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिसाइज किए गए अंडर यूएनएफसीसी, जो इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल कमोडिटी विद इन इमिशन इन्वेंट्री ऑफ द एक्सपोर्ट नेशन। तो इंडिया ने ये सारे मतलब कि आर्ग्यूमेंट प्रपोज करे, ठीक है। अब मतलब अब ये राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया के जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी अलाइन करने चाहिए, तभी तो सभी इकट्ठे होंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट क्या क्या थे? सबसे पहले, on the time for preparing for CBM carbon border adjustment mechanism with administrative data, European Union set target to reduce greenhouse gas emission by 20%। तो 1990 के लेवल को 2020 तक 20% रिड्यूस करना था, ठीक है। ये आउटलाइन किया गया है यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट एक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी के पैकेज में 2008 में, ठीक है। तो ये सारे टारगेट हैं और मेन चीज बस यही है कि इंडिया को क्या है ग्लोबल साउथ के साथ अपना अलाइन करना चाहिए, जो भी सीबीएम के अगेंस्ट वो चला रहे हैं, और सबको एक मिल के आवाज उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट। आगे चलते हैं, यूक्रेन को देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो टच कर रही हैं, क्योंकि यूक्रेन पे भी आर्टिकल था ना। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, रसिया टच कर रही है, बेलारूस कर रही है, पोलैंड कर रही है, स्लोवाकिया कर रही है, हंगरी कर रही है, मोल्डोवा और रोमानिया, ठीक है। बाल्टिक सी इसको टच कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से क्या डैमेज हो सकते हैं? ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइनीज इंपोर्ट पे अगर हम टैरिफ लगाएं, क्या ये एक आइडिया अच्छा है? यूएस लगा रहा है, तो उससे क्या होगा, चाइनीज इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यूएस में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो चाइना अदर कंट्री थ्रेटन किए जाते हैं यूएस के द्वारा टैरिफ, तो रिस्पोंड करेंगे वो भी अप्रोप्रिएट टैरिफ अमेरिकन गुड्स पे, तो फिर से ग्लोबल ट्रेड वार स्टार्ट हो जाएगा। G20 में इंडिया और चाइना ने डिस्कस किया कि फ्लाइट को रिज्यूम करेंगे दोबारा से और वीजा इशुएंस करेंगे। इंडिया और इटली जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल रोड मैप जो है फोकस कर रहे हैं मैरीटाइम सेक्टर पे। अब देखिए इटली, इटली को आप मैप पे एड्रियाटिक सी और टायरहेनियन सी के बीच में है, ये लिगुरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये सार्डर्निया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इटली एक कंट्री। G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ये PYQ भी आ चुका है। सबसे पहले ना G7 याद कर लो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जर्मनी और इटली, और यूएस, यूके, जापान, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, इटली। G8 अगर पहले था लेकिन रसिया को निकाल दिया गया, अब रसिया नहीं है G8 में था, G7 रह गया ये। अगर इसमें हम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो ये G20 बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट का ये मैप है। ये क्या है, ईस्टर्न सेक्टर है, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश पे, ये मिडिल सेक्टर है, और ये वेस्टर्न सेक्टर है। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट कहाँ पे है? वेस्टर्न पे, फिर ईस्टर्न पे। G20 की अभी की जो समिट हुई थी वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, तो जो कि कहाँ कहाँ है, ब्राजील में, ठीक है। और इसकी थीम थी बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। तो सोशल इंक्लूजन, पुअर्टी के अगेंस्ट, हंगर के अगेंस्ट एक अलायंस बनाई गई है।
तो इरेडिकेशन करना पुअर्टी और हंगर को। तो ग्लोबल अलायंस बनाए गए ने 142 में 148 मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है इसका। 500 मिलियन पीपल को कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन लो एंड लो मिडिल इनकम कंट्री बाय 2030। तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइमेट एक्शन के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इंडिया ने बोला है ये। डेनियल बेरिन ब्रेनबोइम और अली अबू अवार्ड प्रेजेंटेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अली अबू अवाद, इन दोनों को क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज। बड़े इंपॉर्टेंट, डेनियल और अली अबू को। इंडिया यूके रीलॉन्च करेंगे ट्रेड टॉक दोबारा से, जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं स्टॉर्मर, इन्होंने बोला है। तो यूनाइटेड किंगडम ये है, आयरलैंड यहाँ है, नॉर्थ सी यहाँ है, टच कर रहा है, ये इंग्लिश चैनल है और काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके रिलेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है, हुआ नहीं है, बस याद रखना। 2+2 बात होती है इंडिया की और यूके की। डिफेंस जो मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों बात करते हैं 2+2 की। यहाँ इंडियन ओशन रीजन में भी ये यूके के काफी बेस है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल डैमेज्ड, स्वीडन ने बोला। बाल्टिक नेशन इनको बोला जाता है, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये बाल्टिक सी है। इस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सारे बाल्टिक सी को टचिंग करने वाले कंट्री हैं। नेक्स्ट है, अब लास्ट में हम लिबरल थिंकर्स देख लेते हैं। जॉन रॉल्स, ठीक है, लिबरलिज्म के इंपॉर्टेंट थिंक कर दे। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बोला था इन्होंने। नेचर ऑफ ह्यूमन काफी अच्छा होता है, रैशनल होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ह्यूमन नेचर, रैशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट। J.S. मिल, मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट इन्होंने, इनको फादर ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता है, चैंपियन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो सोशल जो नॉर्म्स हैं वो इंडिविजुअलिटी को ऑप्रेस कर सकते हैं, तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज एसेंशियल, इसके अगेंस्ट जरूरी है। तो सोसाइटी को बैलेंस करना चाहिए लिबर्टी एंड अथॉरिटी को। ह्यूमन नेचर प्रोग्रेसिव है, कैपेबल है, इंटेलेक्चुअल है। इमैनुअल कांत, इमैनुअल कांत ने यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और स्टेट का सोल रोल है ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में। थॉमस होब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ह्यूमन नेचर है वो काफी बेकार है, इन्होंने बताया था। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल दी थे। ईसा बर्लिन वैल्यू प्लuralism के बारे में बोला था। फेडरिक हाइक सोशल जस्टिस इज ए मिराज बोला था। मिनिमल स्टेट। जॉन रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी। एडम स्मिथ कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी। नेक्स्ट है सोशलिस्ट स्कॉलर, ये आप खुद से कर लेना, मैं पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स, इंगल एंगल, व्लादिमीर लेनिन, रोजा लक्समबर्ग और एंटिनो ग्राम्सी, सार्ट्रे, हर्बर्ट हर्बर्ट मर्क्यूज और बर्नी सैंडर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। तो इस तरह से आज हमने आज का न्यूज़पेपर डिस्कस किया। आई होप, आज का नहीं, 20 नवंबर का, 21 नवंबर का भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप ये पीडीएफ ले सकते हो, काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। और स्टैटिक का लिंक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा किया गया। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।